क्या और नई आवाज ना आना आ रही है, बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं आ रही है? नहीं सर, मुझे आपकी आवाज तो सही समझ आ रही है। ठीक है, सही है। ये रिकॉर्डर ऑन हो गया। अलिशा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, तो बस आज हम कंक्लूड करते हैं इस कोर्स को। किधर है? अच्छा ठीक है। हम्म, ये पता नहीं क्यों। हाँ, अब ठीक है, सही है। क्योंकि वो फौरन अगले पेज पे चला जाता था ना, मैं थोड़ा सा उसको रोकना चाह रहा हूँ। सो अब कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करें, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको पता है एक्सपेक्टेशन की क्या definition है? You sum the product of each value and the probability. ये उसका revision है ना? This is how you define the expected value of a random variable. और continuous में भी इसी तरह का होता है, इंटीग्रल होता है, लेकिन हम फिलहाल आसानी के लिए इस पे फोकस करते हैं। और अब ये है कि ये समेशन ओवर एंटायर सपोर्ट x की जगह हम सिर्फ यहाँ पे x लिख देंगे, सिंपल x। ठीक है ना? x ना भी लिखे तो इट शुड बी कंसिडर्ड टू बी ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज। अच्छा, अब अगर if I replace this, if I don't change anything else, and I just replace this probability by a conditional probability, conditional on some event A, so that will automatically give me a definition for the conditional expectation of x on A. A can be any event. तो ये बहुत आसान है, इसको कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। और ऑफ कोर्स इसमें obvious है कि जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो जाहिर बात है, बिकॉज दिस इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो इसका डेफिनेशन आएगा कि नीचे पी ऑफ ए आएगा और ऊपर क्या आएगा, ऊपर इनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है ना? इंटरसेक्शन आएगा, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका फायदा हमें क्या होगा? इसका फायदा ये है कि लेट्स से यू हैव ए सैंपल स्पेस एंड यू कैन पार्टीशन इट इनटू इवेंट्स, से A1, A2, A3। ठीक है? और उसी सैंपल स्पेस पे आपने एक रैंडम वेरिएबल x भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है? वैल्यूज के साथ। नाउ यू कैन एक्सप्रेस द एक्सपेक्टेशन ऑफ x in terms of conditional expectation, क्योंकि it is more easy, it is more convenient for you to know the expectation of x given one of these events। ठीक है ना? क्योंकि बेसिकली कंडीशनिंग किसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, डेटा जब आप लेते हैं, तो डेटा आप किसी कंडीशन के तहत लेते हैं। यू सेट अप सम कंडीशंस, सो दोस कंडीशंस ऑटोमेटिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय सम इवेंट्स। सो जिस तरह आपने एक टेम्परेचर पे वैल्यू ले ली, दूसरी पे ले ली, या ये है ना कि आपने ये स्विच ऑन किया तो आपने एक measurement ले ली, वो ऑफ किया तो ले ली। so you have all these possibilities, so all those possibilities are listed in these events, and then let us see how I can construct my unconditional expectation. It's like summarizing all these conditions, yeah? So I start with the basic definition, and then I just realize that this probability can be seen as a total probability। ये total probability का मैंने definition लगा दिया है कि कोई भी event, या x equals x is an event। अब ये x is equal x जो है ना, ये n के साथ, हर एक के साथ इसका कोई ना कोई, लेट्स से ये जो इवेंट है ये x equals x है, तो इसका n में से हर एक के साथ इंटरसेक्शन होगा, उनको आपको ऐड अप करें तो यू विल गेट दैट। और अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको रीअरेंज करके आगे पीछे के, और बल्कि इसका जो है ना ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है p ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, इसको आप एक्सपेंड करें p ऑफ ai और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर ये उससे बाहर आ जाएगा, ये समेशन से। नहीं, ये बाहर नहीं आएगा, एक मिनट, इस तरह नहीं होता ये we can basically we can exchange the sequence,
द ऑर्डर ऑफ समेशन, कि ये पहले आप समेशन ओवर आई कर रहे हैं, फिर आप ओवर एक्स कर रहे हैं। अब ये जो समेशन ओवर एक्स है, ये इसमें चूंकि बाकी कुछ नहीं आ रहा, ये आप पहले कर सकते हैं और बाद में कर सकते हैं। सो अगर ये मैं पहले कर दूं और मैं इसके साथ इसको कंबाइन कर दूं, समेशन ओवर एक्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं इसके साथ, सो बेसिकली आई गेट माई कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। इस पर आप गौर करें, बाकी मैंने नहीं छड़ा, सिग्मा पी को नहीं छड़ा मैंने। सो दैट इज हाउ यू एक्सप्रेस द अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन एज ए वेटेड सम ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। आप हर कंडीशनल एक्सपेक्टेशन को देखो ना, उसमें गिवन A1 गिवन A2, उसको आप उसी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और यू गेट योर टोटल एक्सपेक्टेशन। सो वैसे तो ये अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हम इसको टोटल एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो इफ आई वांट टू समराइज दिस, एंड इफ यू डोंट वांट टू लुक एट दिस प्रूफ, द आइडिया इज दैट if the sample space can be expressed as a disjoint union, of events, partitioning में partition आपको पता होना चाहिए। So the conditional expectation of x given these events, अब इनमें से हर एक को आप ले लें, and then you multiply each one of them by the corresponding probability, and if you then add all of them over I from 1 to n, because you have n events, this will give you the unconditional expectation, and this is called the law of total expectations. जिस तरह law of total probability होती है, this will be very useful because you are more likely to know these expectations, and this will just be a calculation. तो अगर मैं सीक्वेंस पे जाऊं, आप मेजरमेंट से जाते हैं, आपके पास मेजरमेंट्स होती हैं, मेजरमेंट्स आपको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन देती हैं, और फिर मैथ अप्लाई करके आपको अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन मिल जाता है। एंड यू कैन जनरलाइज दिस डेफिनेशन टू एनी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप x की जगह कोई g ऑफ x लगा दें, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्क्वायर हो, स्क्वायर रूटेड हो, एंड सो ऑन, तो बाकी डेफिनेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ x की जगह g ऑफ x लगा दे, बाकी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वही है। एंड दिस कैन इवन बी जनरलाइज्ड टू a transformation involving two random variables। ठीक है, आपके पास g ऑफ x, y है, तो अब ये g ऑफ x की जगह g ऑफ x, y आ जाएगा। नाउ यू हैव टू वेरिएबल्स, सो अब आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो भी दो वेरिएबल्स के हिसाब से होगी। ठीक है, एंड द सम विल आल्सो बी ओवर टू वेरिएबल, डबल समेशन। अच्छा, इन सब में एक चीज आप नोट करें, वो शायद मैंने बताया नहीं है स्टार्ट में, अगर आप इसको देखें, although you should remember it already, although I wrote here the probability, but actually it is the discrete PDF, जिसको आप PMF भी कहते हैं। तो अब ये क्या बन गया यहाँ पे, इस केस में you replace that with the conditional PDF। ठीक है ना, that's a way to remember it। and here it's the same conditional PDF, and here it is again conditional PDF, but it's now in two-dimensional, so it involves two variables। so conditional को आप ऐसे लिखेंगे, और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, it is conditioned on A। ठीक है, so it's very easy to generalize, to extend these definitions। अब यही काम अगर आप continuous के लिए कर रहे होते, तो you will replace that summation with integral, you will still have the conditional PDF, but this PDF has a different meaning। it must be multiplied with dx in order to get probability, and then you can sum। so that is what you mean by integral। तो ये देखिए, ये उधर से ही आ रहा है। ठीक है ना, ये इसका जो एनालॉग था वो क्या था, समेशन ओवर x और ये कंडीशनल PDF। तो आप you have been doing these things quite often, and if you replace x with a transformation, तो ये definition as it is आ जाएगा, and same goes for transformation involving two variables, 3 variables, 4 variables आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कंटिन्यूस के लिए अलग हो गया, डिस्क्रीट के लिए अलग हो गया।
इन जनरल योर वेरिएबल कैन बी ए मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसका कुछ भी हो सकता है, उसमें कंटिन्यूअस डिस्क्रीट दोनों आ सकते हैं पार्ट्स। सो उसका आसान तरीका ये है कि यू डिफाइन द एक्सपेक्टेशन इन द मोस्ट जनरल केस, you have an integral and this integration instead of dx you just write dfx, और आपको पता है कि ये जो dfx है इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें वो दोनों केसेस आ जाएंगे, इसमें और समेशन वाला केस भी आएगा और इंटीग्रेशन वाला भी आ जाएगा, और बाकी मैंने उसी को एक्सटेंड किया। अब बिफोर आई मूव ऑन वी कैन इमेजिन सम एग्जांपल्स, कि हम इसको बजाय यहाँ से मैं बिल्कुल स्क्रैच से कर लूँ, we can go basically to the previous lecture और देखते हैं कि वहाँ पे हमने, क्योंकि we had some conditional variables over there, so let's see if we can pick those. इस पिछला 19 को तो हुआ था ना लेक्चर, अच्छा ये हुआ था। अब ये हमारे पास इस एग्जांपल में, अगर आपको याद है, हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक k था which was Bernoulli distributed और एक x था, ठीक है, और x के हमने ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता थी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन दिस इवेंट व्हिच इज k इक्वल्स 1, तो ये क्या होगा? सोच के बताएं, जहन में रहे कि x कंडीशनल ऑन k इज इक्वल टू 1, x क्या है? एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल की मीन वैल्यू याद है अलिशबा आपको? सर दुश्मन नहीं है हमारे साथ, we have other students. हाँ, ये सर दुश्मन नहीं है हमारे साथ, we have other students in the lecture. अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स आ गए, अच्छा वो चली गई है। सो आप में से किसी को याद है बेटा कि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पता हो, वी हैव रैंडम वेरिएबल व्हिच इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड और यहाँ पे लैम्डा हो, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इफ यू रिमेंबर इट वाज 1 ओवर लैम्डा, ठीक है ना, वी डिराइव्ड दैट। तो अब चूंकि हमें पता है कि कंडीशनल ऑन k इज इक्वल टू 1 ये 1 ओवर लैम्डा है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे लैम्डा क्या है? यहाँ पे लैम्डा हाफ है ना, तो 1 ओवर लैम्डा क्या हो जाएगा? 1 ओवर हाफ व्हिच इज 2, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन on k equals 0? That is exponential with this value of lambda 1 over 10, so 1 over lambda will be 10, yeah, ठीक है। Now this actually matches very much the description. Description क्या है? अब इसको जरा गौर से पढ़ लें। On average a defective chip lasts 2 months, because that is what you mean by expectation of x. Average lifetime, yeah, average lifetime conditional on k is equal to 1, k is equal to 1 defective chip को represent कर रहा है। दूसरा क्या है? and a good chip का मतलब ये है कि conditioning event k is equal to 0 हो गया, this represents good, this represents defective, तो अब उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है? 10 है, और यहाँ पे वो आपने 10 बताया है, तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो आप मैथ कर रहे हैं वो दैट इज मीनिंगफुल। बट व्हाट इफ आई नीड, अच्छा, और इसके अलावा मुझे, बिकॉज आई हैव ए बर्नौली रैंडम वेरिएबल, तो मुझे पता है कि उस बर्नौली रैंडम वेरिएबल में मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है। So P of k is equal to 1 भी मुझे पता है, that is the success probability which is the parameter 1/6, ये भी मुझे पता है।
और P of k equals 0 भी मुझे पता है, which is 5/6। ये बेसिकली यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं ना ये। Now I can combine these 4 pieces of information: this probability, this conditional expectation, and this conditional expectation to write something like this. Now I want to know the unconditional expectation of x. तो क्या हो जाएगा? It will be, I will use this recently discovered law of total expectation. So it will be a sum, a weighted sum, where I multiply each conditional expectation, yeah, by the respective probability. Now this is conditional on k is equal to 1, so I multiply it with the probability of k is equal to 1. The other conditional expectation is on k is equal to 0, so I multiply this with the probability of k is equal to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि I will multiply this 2 with this 1/6, yeah, because this 2 is the expectation when k is equal to 1 is the event, and this 10 must multiply the other probability, which is 5/6, and that will give you the unconditional expectation or the total expectation. तो इससे आपको एक फ्लेवर मिल जाता है कि इसको हम कैसे करते हैं. How do we utilize this law of total expectation? And remember that this whole reasoning also works for example, variance. Variance of x, you know, is simply the expectation or expected value, to be more precise, of the squared deviation from its mean. So now you can think of it as a transformation. और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी वही स्टोरी है. Conditional expectation of that transformation, the probabilities of the conditioning events, and then you apply the law of total expectation, then that should give you the total variance. So that should not be a big deal. Let's get back to the previous, to the actual lecture. So that general formula can also be written, if you want, the most general formula. That's just for completion, but you know how to deal with the problem. So let's start another perspective, and I want you to recall that the simplest random variable we discovered, जिस तरह आप उसमें जाते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में भी पढ़ा होगा कि यू कैनॉट गो बियॉन्ड 0 and 1. आप 0 और 1 से नीचे नहीं जा सकते. बाइनरी सिस्टम जो है आपका, जो बूलियन सिस्टम है, उससे नीचे कोई सिस्टम नहीं है. उससे ऊपर तो हो सकता है, बेस 3, बेस 4. तो इस तरह रैंडम वेरिएबल्स में भी बर्नौली से सिंपल रैंडम वेरिएबल आप जाएंगे तो आपके पास डिराक आ जाएगा, और डिराक तो रैंडम वेरिएबल है ही नहीं ना. इस तरह से मैथमेटिकली इट इज रैंडम वेरिएबल, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज अ डिटरमिनिस्टिक क्वांटिटी. देयर इज नो रैंडमनेस. So which means that it is so basic and it is so fundamental, the Bernoulli random variable, that you can express any discrete random variable k as a linear combination of Bernoulli random variables. और बर्नौली रैंडम वेरिएबल को यहाँ मैं एक इंडिकेटर फंक्शन के तौर पे लिख रहा हूँ. मैं इसको आसान बनाता हूँ आसानी के लिए, ताकि लेट्स से मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है k, और उसकी वैल्यूज ये हो सकती हैं -1, 2 और 10. लेट्स से इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसका सपोर्ट है, ठीक है. और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है मैं नीचे लिख देता हूँ. प्रोबेबिलिटीज, लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ है ये, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज 1/4 और 1/4 है. तो I get a total probability of 1. Now I can express this k as a linear combination of 3 random variables.
So the indicator function, remember 1 के नीचे अगर मैं इवेंट लिख दूं तो I get an indicator function. आपको याद होगा ना 1 के नीचे में अगर मैं 1 के नीचे a लिख दूं इसका क्या मतलब है कि I'll get a 1, yeah. Basically this applies on some uh, outcome, yeah, because random variable is always acting on some outcome. Let's say I have an outcome of the sample space. So what I mean by this random variable is that it will give me a 1 when that outcome belongs to the event in question, and it will give me a 0 when that event is outside, sorry, when that outcome is outside the complement, outside the event of interest. A complement हो गया उधर. So अब आप गौर करें, ये बेसिकली बर्नौली है ना, ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है क्योंकि दो पॉसिबल वैल्यूज हैं. So I use that same notation. A की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, k is equal to 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा k is equal to, सॉरी ये -1 है, +1 नहीं है, k is equal to -1. ये वैल्यू, मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ. k is equal to -1, k is equal to 2, और तीसरा क्या है, k is equal to 10. I have 3 indicator functions and they're all Bernoulli variables. I multiply this one by -1, I multiply this one by 2, and I multiplied this one by 3, by 10, sorry. I add all these 3 and I should get my random variable k. अब आप खुद सोच के बताएं कि is this a complete representation or not? k की जो भी वैल्यू होगी उन तीनों में से वो इस एक्सप्रेशन से आप उसको कवर कर सकते हैं. There is nothing about k which is not captured by this definition. It's very important. So इसको मैंने basically, अगर मैं आपको अभी डिटेल हटा दूं, so that is what I have tried here, that I can say that any random variable, any discrete to be more precise, and it is very easy to develop these concepts for discrete, बाद में आप उसको extend कर लें. Any discrete random variable k, because you know, अच्छा, और it doesn't have to be even finite. अगर finite भी ना हो ना, infinite भी हो, जिस तरह geometric random variable है, because you know their probabilities, so आप indicator function को use करके you can express this as a मतलब अगर मैं इसको आसान बना लूँ कि मेरे पास एक ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है तो ये किस फॉर्म में होगा. लेट्स से उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ है, तो ज्योमेट्रिक की पहली पॉसिबल वैल्यू क्या है, याद है आपको, 1, दूसरी क्या है 2, 3 एंड सो ऑन. तो मैं क्या लिखूंगा 1, और प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग द रैंडम वेरिएबल. सो 1 times 1 और k equals 1, ठीक है, plus 2 times 1 k equals 2, plus 3 times 1 k equals 3, and this can go on, yeah? There is no stopping. That is the definition of k in this case. Now let me do some trick here. Let's say there is another random variable x that is also discrete and that can also be expressed by a similar technique. मैं उसको भी इस तरह एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, yeah? और यहाँ पे x belongs to its own support. लेकिन मसला ये आ गया है कि k को तो मैं मेजर कर सकता हूँ. Let's say I have measurements about k, but x is not accessible to measurements, ठीक है. अब आप उसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, मेजरमेंट नहीं है. कोई एग्जांपल दे सकता है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हो, आपस में रिलेटेड हैं लेकिन एक को मेजर कर सकते हैं दूसरे को नहीं कर सकते, and then you use a model to predict one based on the other. Can somebody give an example? There are many examples where you cannot directly measure something, yeah? For example, ये जो वोल्केनो है,
वोल्केनो का जो उसमें क्या कहते हैं उसको, मोल्टन लावा कहते हैं उसको, मोल्टन लावा। तो उसका जो टेम्परेचर है वो आप जाके उसमें थर्मोमीटर तो नहीं डाल सकते ना, बट यू कैन मेजर समथिंग एल्स व्हिच विल हेल्प यू प्रेडिक्ट द वैल्यू। सिमिलरली जो सन का टेम्परेचर है, कोई जाके सन में जाके मेजरमेंट नहीं कर सकता। ये तो मैं खैर बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारे आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, आप आपकी अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको आप इनडायरेक्टली ही मेजर कर सकते हैं। सो जब आप इसका मतलब है कि यू विल बी मेजरिंग समथिंग एल्स and you are looking for something else. So this X could be what you are looking for. This could be your concern, which is beyond measurement, and this is something which you can measure. So now you want to use computation, yeah, to achieve that job. अब imagine करें कि what is the best you can do. इन दोनों formulas को सामने रखते हैं. X तो available नहीं है, लेकिन you can try to predict X based on K. Of course यहाँ पे assumption ये है कि X only depends on K. If X depends on other things, you will have to take that into account as well. But this is your best shot. तो मैं इस right side को, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो right side है, मैं इसमें यहाँ पे K को use कर रहा हूँ to predict values of X. ठीक है? So now the expected value of X based on a particular value of K, and that value of K I mean. So when K takes this value, what is the expectation of X? And that is what you mean by prediction of X. So if I replace K with this prediction यहाँ पे, तो अब ये X तो नहीं है, लेकिन ये X को predict कर रहा है, ठीक है? तो मैं इसको, अगर मैं इसको लिख दूं X hat, क्या? Hat for prediction, तो X hat हो जाएगा. So can someone guess कि ये मुझे क्या देना चाहिए इसको? इस एक्सप्रेशन को मैं क्या नाम दूं, और what should it tell me? Remember, this prediction is based on a single value of K, and when you make this summation, you are doing this for all values of K. So can't I say that this is the prediction of X, yeah, based on what? कोई बता सकता है सोच के? It is based on all possible values. तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे I can simply write the random variable K. I can view this as a new kind of expectation. ये मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा है. The expectation of a random variable conditional on not on a value but on a random variable itself. क्योंकि K is not just one value. So this is what you mean by condition. So this will be a random variable. This will not be an expectation. क्योंकि expectation तो number होता है ना, ये number नहीं है, ये random variable है. क्योंकि you are adding indicator functions. Indicator function is a Bernoulli random variable, and whenever you are adding weighted random variables, you get another random variable. ठीक है ना? So we will see this as a prediction of one random variable based on another random variable. आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में आप ये कह सकते हैं कि देयर इज अ सर्किट, और उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, and let's say you can measure some voltages but you cannot measure an important voltage. So based on all those other voltages and currents, you can predict the voltage of interest. Yeah? So that is the definition. Now we have a new definition. Yeah, X given K, इसको expectation, ठीक है, mathematically they call it expectation, लेकिन if you think about it, it is a prediction. ठीक है. अब ये यहाँ तक आ गई बात समझ में सबको?
ठीक है, I'm now trying to build something on this, and that is something you should recall कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल का की एक खास बात थी कि उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वही उसका प्रोबेबिलिटी भी थी, अगर आपको याद है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इफ आई स्टार्ट विद दिस बर्नौली रैंडम वेरिएबल, या which is 1 k equals k. Now what will be the expected value of this? It will be the probability of success. Probability of success. What is success in this case? Success is k is equal to, that is the success, yeah, if that happens. So the probability of this event is the expected value. ये सिर्फ बर्नौली में था, बाकी किसी में भी नहीं था. ठीक है ना, कि the probability of success, वहां पे हम स्मॉल p लिखते थे और हम ये लिखते थे ex is equal to small p. So we can use this concept to apply expectation on both sides. So if I apply expectation on this side and if I apply expectation on this side, because expectation is a linear operator, this expectation can go inside, yeah, inside the summation, तो यहाँ आ जाएगा. Now this is a constant, कि random variable तो ये नहीं है ना, random variable तो ये है, तो constant expectation is a linear, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये expectation अंदर चला जाएगा. This E operator will go inside, it will apply on this, yeah, and when it apply on this, you know the answer. ये क्या है? Probability of success. That is what you get here. yeah? मैंने दोबारा expectation apply किया है उस पे. इस पे आप गौर ना करें क्योंकि ये बेसिकली रिजल्ट है, ये यहाँ पे आ जाता है. तो अगर आप इस पे गौर करें, ये क्या है? ऊपर हमने लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन पढ़ लिया था ना, लॉ ऑफ टोटल expectation. The unconditional expectation of a random variable can be written as a weighted sum of conditional expectation. So ये वो AIs है ना, जो हमने ऊपर लिखा था थोड़ी देर पहले. हमने क्या लिखा था? ये नहीं, मेरे ख्याल में वो हटा दिया मैंने. किधर? ये था. Yeah, this was the law of total expectation. So these AIs are basically in that case replaced by those events k is equal to k. So but we got a, if you remove this detail, you have discovered something very interesting, and let me write that separately because that is more important than the proof. Proof से ज़्यादा important वो ये है कि if you have a conditional expectation based on a random variable which is a predictor, and this is a random variable in its own right, and if I now apply the expectation operator on it again, that conditioning variable will disappear and it will simply be the unconditional expectation. And it makes sense क्योंकि जो conditioning variable है उस पर जब आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, तो उसकी सारी वैल्यूज उस समेशन में आके k will disappear and you will only be left with x. ठीक है. So इसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं उस प्रेडिक्शन में कि if this is the prediction of x based on k, and if you take the expected value of this prediction, so आप ये कह रहे हैं कि if x is my random variable and if x hat is the prediction, now this is a random variable and this is also a random variable. You have one random variable used as a prediction of the other random variable. So if you take the expected value of this random variable, which is the mean, and the expected value of this random variable, which is the mean, these two means must be equal. Now this is the minimum you should ask for. अगर आपका prediction mean value में उससे मैच नहीं कर रहा तो उसको prediction नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में. तो ये तो वैसे भी required था. ठीक है ना? I mean this has to be this way, there is no other way.
You cannot imagine a prediction which gives you the wrong mean. ठीक है? And this also applies to any of course I can start with this and I can multiply this with some function, some transformation g of k. Remember, k is a random variable, but because it doesn't depend on x, so I can just write it there as well, or yeah, I can get some nice formula. ठीक है? इसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है. So I just explained that idea of prediction. Yeah, in case you did not notice, I wrote it separately. When you are investigating a random variable x but have measurements of another random variable which is hopefully related to x, let's call that z. यहाँ पे मैं k की जगह z लिख रहा हूँ क्योंकि k was discrete. In general, these concepts apply to discrete as well as continuous as well as mixed random variables. So मैं यहाँ पे z इसलिए लिख रहा हूँ कि इनके बारे में कोई assumption ना करें बस. It applies to any two random variables. So this random variable x given z can be used as a predictor of x. Actually, prediction of x is more appropriate to say, and that's how you start your whenever you build a probabilistic model, that is your starting point. Yeah, machine learning अगर terminology किसी को clear है तो उसमें आप ये कहते हैं कि you assume that one or more than one random variables, and they are called features. You assume that they can be used to predict a quantity of interest. Of course, there is uncertainty, so you model that quantity of interest as a random variable, and that is what we mean by the target. So machine learning में आपके पास एक target random variable होता है, about which we don't have measurements, and that's why you want to predict. But you have measurements or data about some other random variables, and those are called features. तो डेटा सेट में आपके पास यही होता है कि आपके पास फीचर्स होते हैं और आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको आपने प्रेडिक्ट करना होता है. सो इन दैट केस, this if those features are like z1, z2 and so on, let's say up to zn, so then x given z1 बेसिकली ये उस फॉर्म में होगा. हमने वो किया नहीं है, लेकिन ये आई एम जस्ट गिविंग यू द बिग पिक्चर. That is, it is conditional on those features. And that is your model. Prediction model यही है basically. तो अभी जितने भी टेक्निक्स कर सकते हैं, ये linear regression और ये classification, they are all actually special cases of this conditional expectation. Now we can move on to conditional variance और conditional covariance. ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि यहाँ पे दोनों कवर हो जाते हैं. वेरिएंस आपको याद है, वेरिएंस का क्या फार्मूला था? If you remember variance, it was the expected value of the squared deviation from its own mean. और covariance का क्या फार्मूला था? Between any two random variables. उसमें ये है कि ये चूंकि square की जगह you have a product of two deviations. So the deviation of x from its mean and the deviation of y from its mean, you multiply and you get the covariance, how they covary. These two definitions, when they are conditioned on a third random variable z, which can be used to predict these two, that will give you the conditional variance. So this is the conditional variance and this is the conditional covariance. Of course, these are random variables in their own right, क्योंकि conditioning random variable है, conditioning event नहीं है. Now I don't want to go into all the math, but you can use the law of total expectation to express the unconditional variance in terms of conditional variance on some random variable. So variance of x given z, or because this is a random variable, so take the expectation plus
तो इसका मतलब कि वेरिएंस आप पहले ले रहे हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन बाद में ले रहे हैं, और प्लस यहाँ पे आप उल्टा कर रहे हैं, पहले आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं x given z, you get the expectation and that is the random variable in its own right, और फिर उसका बाद में क्या कर रहे हैं, अब उसका वेरिएंस ले रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी में इसको नाम दिया जा रहा है, ये जो पहला टर्म है इसको कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, एंड इट इज वेरी, इट मेक्स सेंस। एक्सप्लेन, ये आपका टोटल वेरिएंस है, इसको कहते हैं टोटल वेरिएंस, और ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। एक्सप्लेन्ड इसलिए है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द रैंडम वेरिएबल z, ठीक है, और ये है अनएक्सप्लेन्ड, इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड, कि जो इससे बच जाता है वो आपका जो प्रिडिक्टिंग रैंडम वेरिएबल है z उस वेरिएंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। एंड सेम गोज विद कोवेरियंस, कोवेरियंस को भी आप इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। As an interesting application of this total variance, if I take the total variance of this function, which is x minus some function of g, some function of y, and I apply that, I get these two, the explained variance, yeah, and the unexplained variance, or I just simplify this. So you look carefully, don't actually, because this you can do at home, so don't worry too much about this, just focus on this last line. I have the variance of something, उस something में बाद में आ जाता हूँ कि something का मतलब क्या होगा। I have the variance and I have two terms, yeah, the expected values of variance plus the variance of something. और अगर मैं आपसे पूछूं कि g of y को क्या होना चाहिए, which choice of the transformation g y, let's say मेरे हाथ में, मैं चूज कर सकता हूँ g of y को कि क्या होगा, which choice will minimize the variance on the left side। मैं चाहता हूँ कि अगर इस variance को मैं minimize करूँ to get as small value as possible, तो आप बता सकते हैं कि राइट साइड पे क्या मैं g of y क्या होना चाहिए कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाए। रिमेंबर वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि उसमें स्क्वायर्स है ना, बाय इट्स वेरी डेफिनेशन वेरिएंस कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि यू आर एडिंग स्क्वायर्स, इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकती। सो यू आर एडिंग टू पॉजिटिव क्वांटिटीज, two non-negative quantities, this one and this one, and they are both non-negative। अब इसमें गौर से देखें, g तो इसमें है ही नहीं ना, इसमें क्वेश्चन g के बारे में है, यहाँ पे g नहीं है, तो इसको तो निकाल दे डिस्कशन से। इस टर्म को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, इस टर्म को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे? g की मैं कौन सी वैल्यू ले लूं g ऑफ y की कि ये स्मॉल हो जाए, चूंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इट हैज टू बी इधर जीरो और पॉजिटिव, तो ये जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, these two must be, बताएं। If these two are equal, variance of 0 will be 0, so which means that the only way I can minimize that variance is if I choose g of y to be equal to that one, x given y. So if I plug this out, I will get this as my only variance, and that is a minimum variance, that is the minimum variance. So now I can say that this is the best predictor, this is basically the best predictor। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि conditional expectation of one random variable based on another random variable is a prediction, तो ये actually it is not just any prediction, there are many possibilities of predictions, but this prediction is the best prediction in the sense of variance, क्योंकि variance represents the uncertainty। So if you use ex given y, you make sure that this gives you the smallest possible variance, the smallest possible error, the smallest possible uncertainty. And I think this was the last topic, so we are done with the course now.
and I would like to spend the rest of this lecture on questions, problems, examples, कोई unresolved. सर वो तो नहीं जहन में, लेकिन सर क्या आप इस पे बात बता सकते हैं थोड़ा, एक्सप्लेन वेरिएंस और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस? कि ये क्यों है, इसको क्यों कहते हैं? हाँ अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हम आ जाए ना, ये प्रूफ तो ये तो समझ आ गई कि आपने कहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कंडीशन टू z इज अ न्यू रैंडम वेरिएबल व्हिच मेक्स सेंस। ये तो दोनों होंगे ना, ये भी होगा और ये भी होगा, ये भी होगा नहीं और ये भी होगा, ये भी एक नया रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक नया रैंडम हाँ। वेरिएबल। तो अब इसका आप वेरिएंस ले रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं। अच्छा अब आप गौर करें कि हम ना, हमारा आर्गुमेंट बेसिकली क्या था कि आप इससे पहले आपने एक बात की थी कि अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का, तो ये क्या होगा, ये प्रेडिक्शन के तौर पे काम कर रहा है ना, इट इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एक्स बाय z। तो अब ये आपको याद है हमने इसकी बात की थी कि इसकी जो मीन वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ x, जी सर। ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई होप कि मैं उल्टा नहीं बता रहा, कि जो इसकी वेरिएंस है, मेरे ख्याल में शायद मैंने उल्टा बताया है, क्योंकि इसकी मीन वैल्यू तो उसकी मीन के बराबर है ना, जी बिल्कुल। तो इसकी वेरिएंस भी अगर उसकी वेरिएंस के बराबर हो जाए तो फिर ये एक्सप्लेन कर सकता है। मे बी दिस इज हाउ इट शुड बी। अगर इसकी वेरिएंस भी, वेरिएंस ऑफ x, तो आप ये कह सकते हैं कि इट कैन एक्सप्लेन इट कैन नॉट ओनली एक्सप्लेन द मीन वैल्यू, इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द वेरिएंस। तो शायद मैंने ये उल्टा बताया है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हो जाए तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा ना, ये टर्म जीरो होगा फिर। And then you can say that this prediction can not only explain the mean value, it can also explain the variance. नहीं सर एक मिनट, ये कैसे जीरो है? नहीं ये मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ये जीरो होगा नहीं। अच्छा ये जीरो, अच्छा ठीक है। ये मैं आपको, आप थोड़ा सा फिलोसॉफिकली सोचे ना। मैंने जो इससे पहले एक्सपेक्टेशन की बात की थी, वो तो मैथमेटिकली प्रूव्ड था ना, उसमें तो एजम्पशन की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो प्रेडिक्शन है, इसमें क्वालिटी ये है कि ऑल्दो इट इज नॉट द एक्चुअल एक्स, इट इज द प्रेडिक्शन, लेकिन इट प्रिजर्व्स द मीन वैल्यू, ठीक है। and so you can also say that it explains the mean value. So now we can now ask the next question कि जो इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस अगर उसके इक्वल होता तो क्या बात होती? फिर तो उसकी वेरिएंस को भी एक्सप्लेन करता ना, लेकिन इट टर्न्स आउट दैट दे आर नॉट इक्वल। दिस इज द डिफरेंस। तो अब आप इस डिफरेंस को, अब आप नाम दे सकते हैं ना कि दिस इज योर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड दैट इज द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, दैट इज द डिफरेंस। तो मैंने असल में जो कि आपने क्वेश्चन अभी पूछा है, तो मैंने उल्टा बताया है। एंड यहाँ पे एक्सप्लेन्ड को वेरिएंस और ये एक्सप्लेन्ड का मतलब ये है कि बिकॉज यू आर यूजिंग दैट एज ए प्रेडिक्शन, सो व्हाट फीचर्स अबाउट दैट अननोन, क्योंकि आपको एक्स के बारे में पता नहीं है, आप एक्स के बारे में क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मीन वैल्यू सारी एक्सप्लेन कर सकते हैं और वेरिएंस पूरा नहीं कर सकते, जितना आप कर सकते हैं वो इतना ही है, ठीक है ना। अच्छा ठीक। मेरे ख्याल में इसको मैं कंफर्म करता हूँ, क्योंकि ये मैंने मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा था इसको। मैं टोटल एक्सपेक्टेशन आ जाएगा इधर सर्च में, ये मैंने कहीं पढ़ा था। आई होप कि मैंने वो ठीक बताया हो, अब ठीक बताया हो। नहीं, बल्कि ये टॉपिक तो टोटल एक्सपेक्टेशन का नहीं है ना, टोटल वेरिएंस का है, इसको टोटल वेरिएंस कहते हैं।
ये है ना, या इसको जूम कर दूं थोड़ा सा। जी सर। इसको लॉ ऑफ टोटल वेरिएंस कहते हैं, और ये आप देख लें कि इसमें in language perhaps better known to statisticians than to probability theorists, the two terms explained and explained components of the variance इसमें आ रहा है। ठीक है, तो पहला अनएक्सप्लेन्ड है और दूसरा जी क्या है, एक्सप्लेन्ड है। एग्जैक्टली, तो मैंने असल में वो जो शुरू में मैंने बताया था वो मैंने उल्टा बताया था। जी सर। अच्छा, इससे इससे जो चीज समझनी है ना वो ये है ना, एक बात तो क्लियर हो गई कि जब आप व्हेन यू बिल्ड अ मॉडल बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछ नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है, मैं इसको वेरिएंस को तो छोड़ दूं, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पे। लेट मी रिमूव दिस, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x एंड आई एम यूजिंग अनदर रैंडम वेरिएबल z, और मैं उसका क्या कह रहा हूँ, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है ना। सो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज दिस नॉट ए नंबर। ये अब मैथ पे ना जाए, आप कह सकते हैं कि नहीं मैं पीछे जाऊं, मैं डिराइव करूं इसको, ये है वो है। व्हाई शुड दिस नॉट बी ए नंबर। मैं उसको प्रिडिक्शन क्यों नहीं कर सकता इसकी वैल्यू की। इसका पता है क्या मतलब है, कि जिस तरह अब मेरे पास जिस तरह एक लेट से एक वेरिएबल मेरे पास x है, वो रैंडम वेरिएबल है, एक मेरे पास z है, वो भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब इस रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है कि इस x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, और I can only know its distribution, discrete और continuous। इसी तरह z के भी डिफरेंट वैल्यूज हैं and I can only know its distribution। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इसको अगर मैं नाम दे दूं, लेट मी कॉल दिस y, ठीक है, y इज इक्वल टू e x गिवन z। तो अब ये जो y है, why should this be a random variable, why should it there be uncertainty about it। उसकी वजह ये है कि जो आप प्रेडिक्टर यूज कर रहे हैं वो भी रैंडम वेरिएबल है, ये भी रैंडम वेरिएबल है। तो आप यू कैनॉट रिड्यूस ए रैंडम वेरिएबल टू ए नंबर। मतलब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैजिकली आप उसको खत्म नहीं कर सकते, यू कैन ओनली प्रिडिक्ट इट बाय अनदर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गई। आप अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी से ही मॉडल कर सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि समथिंग इज अनसर्टन एंड यू रिप्लेस इट विद सर्टन। अगर वो इतना ही आसान होता तो वो अनसर्टन ही ना होता। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि व्हेन यू एक्चुअली, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर मेरी मशीन लर्निंग में ये बात लोग मिस कर जाते हैं। ये मैं एक आसान लैंग्वेज में ना एक ग्राफ शो करता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। लेट्स से आपके पास डेटा आ गया ना, ये x है और ये y है, और आपके पास डेटा ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कोई फिटिंग करके इस डेटा पे हमने एक स्ट्रेट लाइन फिट कर दिया। क्या, जब मैंने स्ट्रेट लाइन फिट कर दिया तो मैंने क्या किया, बेसिकली आई ट्राइड टू राइट एन इक्वेशन लाइक दिस कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने ये करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसको लोग गलत रंग दे देते हैं, वो समझते हैं कि बस हमने प्रेडिक्शन कर दिया और ये ठीक होना चाहिए, इसमें गलती नहीं आनी चाहिए। ये रैंडम वेरिएबल है और ये रैंडम वेरिएबल है, एंड बिकॉज ये अगर रैंडम वेरिएबल है तो ये आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये सिर्फ इस x पे ही डिपेंड करेगा। ये दिस विल डिपेंड ऑन मेनी अदर थिंग्स, और अगर आप उन सारी चीजें आपको नहीं पता तो दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग रैंडम वेरिएबल्स इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है ना। अब रैंडम वेरिएबल से मॉडलिंग कर ही इसलिए रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, ठीक है। सो
this equation can only be a model. This can only be a model of y. It cannot be the actual y. ठीक है, it cannot be the actual y. तो इसीलिए ये जो prediction है इसकी अपनी distribution होगी, इसका अपना mean होगा और इसका अपना variance होगा और उसको आपने discuss करना है. So in order to analyze your model you have to tell not only the mean value कि ये prediction क्या दे रहा है, the mean value will be the prediction, बल्कि आपने इसके बारे में ये भी बताना है कि how confident you are about the model, और वो इसकी वेरिएंस के बारे में आएगा. अगर इसकी वेरिएंस कम या ज़्यादा है, अगर इसकी वेरिएंस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, क्योंकि you admit that it has a lot of uncertainty. On the other hand, if it has a narrow distribution, it has a small variance, you can say that okay, I have a model which is prediction, but because it has a small variance, I have a high degree of confidence in it. So variance is very important. ठीक है, variance is the confidence in your model. Sir, so basically, if I got this right, Hmm? कि y और x दो random variable है, हमने y को predict किया based on x random variable, लेकिन obviously it does not only depend on x. It will depend. तो ये जो इनके दरमियान relationship है, ये आपकी assumption तो हो सकती है. होगा, हाँ. ये model है, ये exact नहीं हो सकता. Exact नहीं होगा. So this is just a prediction, but prediction. क्योंकि अगर ये exact होता ना, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा argument devil advocate के तौर पे करता हूँ, let's say ये exact होता, तो फिर तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता ना. बिल्कुल. तो ट्रांसफॉर्मेशन में तो जो x की, तो then you know everything about y. Then we know everything exactly. And that is not true. तो फिर ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वाली थ्योरी यहाँ पे गढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. We don't need this theory if this is a true model. ठीक है. ठीक हो गया. और कोई क्वेश्चन है आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें इस लेक्चर में या प्रीवियस में? और मैं आपको ये सिर्फ बता दूं कि इसी स्लाइड के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करना आसान है, आपके सामने जो इंजीनियरिंग में जो आपने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं ना, फॉर एग्जांपल हम आसान से कर लेते हैं, ओम्स लॉ हम बात करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फेवरेट है इंजीनियर्स का ये. ओम्स लॉ को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या है वो? यहाँ पे क्या है? वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पे करंट है. तो क्योंकि इंडिपेंडेंट को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, डिपेंडेंट को वाई पे लेते हैं. तो अब आपके पास ओम साहब ने अगर ये लॉ डिस्कवर किया था, तो आप इमेजिन करें कि उसने डिस्कवरी कैसे की होगी. उसको किसी ने आके बताया तो नहीं था ना ख्वाब में कि यार ये स्ट्रेट लाइन होगा. उसके पास क्या होगा? अभी जो डिस्कशन हो रही है थोड़ी देर पहले, उसके पास बेसिकली डेटा था, उसने मेजरमेंट्स की थी एंड ही हैड डेटा लाइक दैट. और उस डेटा को जब उसने स्टडी किया तो उसको लगा कि यार ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन a straight line can be fit to that data. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ओम्स लॉ है, इट इज ओनली अ मॉडल, इट इज एन अप्रोक्सीमेशन. और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि जब आप एक्सपेरिमेंटली इसको करेंगे तो हर चीज ओम्स लॉ के एन मुताबिक आएगी. देयर आर मेनी अदर थिंग्स, इंडक्टेंस होती है, कैपेसिटेंस होती है, ठीक है ना. सो this is something, this theory is required to understand any mismatch between theory and practice. आप कल को कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, FIP कर रहे होंगे, उसमें आप के पास मैथमेटिकल फार्मूलाज होंगे,
और जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट कर रहे होंगे, चीजें बिल्कुल नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो मिसमैच क्यों आ रहा है, एंड यू कैन एक्चुअली एनालाइज दैट मिसमैच itself. So basically probability theory is meant to understand these mismatches, to understand the you're not looking for any exact theory, you want to know how serious is the uncertainty. तो अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं या दो कैंडिडेट मॉडल्स हैं, दोनों अनसर्टेंट है, लेकिन एक की अनसर्टेंटी अगर दूसरी से कम है तो यू विल प्रेफर द वन विद लेस अनसर्टेंटी. सो अब ये ना समझे कि ये सर यस सर ये जो बेस्ट प्रिडिक्टर है इसमें ये जो जी ऑफ आई है, हाँ ये जी ऑफ आई हमारा प्रिडिक्शन वाला मॉडल है. नहीं, ये तो असल में यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि उससे पहले जो हमने बात की थी ना, ये जो हमने उससे पहले बात की थी कि e of x given z is a predictor, तो ये तो सिर्फ प्रेडिक्टर है, हमने इसमें और नहीं कहा था कि बेस्ट है या नहीं है. अब यहाँ पे हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स से ये प्रेडिक्शन नहीं है और आप कोई और प्रेडिक्शन करना चाहते हैं. लेट्स से आप x को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हैट यूज कर रहा हूँ, ठीक है. You want to predict x based on y this time, not based on z. Z निकल गया. And let's say that this is your prediction, g of y. हाँ, this is our prediction, ठीक है. So this is basically. अब ये prediction क्या होना चाहिए अगर आप इस uncertainty को, क्योंकि ये क्या है, ये mismatch है ना basically between the prediction and the true value. If you want to minimize this uncertainty or this mismatch, और दिस मिसफिट, तो आप उसको एनालाइज करें, और दिस इज द की बेसिकली. असल में पता है क्या है, ये आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि नॉर्मली जब आप कैलकुलस में मिनिमाइजेशन करते हैं ना, व्हेन यू ट्राई टू मिनिमाइज समथिंग और मैक्सिमाइज समथिंग, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ऑनेस्टली बताएं, सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में? डिफरेंशिएट एंड सेट टू जीरो. यहाँ पे आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो मैथ आपके पास है ही नहीं, पता ही नहीं है एक्स और वाई के बारे में, एक जनरल डिस्कशन हो रही है, फार्मूला तो है ही नहीं अभी. तो आप ये कैलकुलस वाली चीजें यहाँ पे ना करें. आसानी आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है कि ये दोनों पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएंस नेगेटिव नहीं हो सकता. तो नॉन नेगेटिव है और इसमें जी आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये निकल गया, इसको आप कम नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस क्वांटिटी को कम कर सकते हैं. और इस क्वांटिटी को कम करने के लिए एक ही तरीका है कि जीरो हो जाए, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज जीरो. अब जीरो क्या होगा, वेरिएंस कब जीरो होती है? जब या ये डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए और या जीरो हो जाए. तो हम अगर उसको जीरो एज्यूम करते हैं, सो दैट मीन्स दैट जी ऑफ वाई प्रीवियसली इज एक्स गिवन वाई. तो ये जो एक्सपेक्टेशन, अब एक्सपेक्टेशन को एज ए प्रिडिक्शन जब आप यूज करते हैं, ठीक है, सो दिस गिव्स यू द बेस्ट प्रेडिक्टर. एंड बेस्ट इन व्हाट सेंस? इन द सेंस ऑफ वेरिएंस. तो इससे ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हम एक्सपेक्टेशन को बार बार क्यों यूज करते हैं. ये आर्गुमेंट आपको बाकी में जो हमारे पास मेजर्स है ना, मीडियन, मोड, उसमें आपके पास ये थ्योरी अवेलेबल नहीं है. देयर इज नो थ्योरी लाइक दैट. और अभी आपने वो विकिपीडिया आर्टिकल से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वो रीजन है, स्टैटिस्टिक्स के वो टॉपिक्स हैं कि इसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के दरमियान जो बाउंड्रीज है ना, वो खत्म हो जाती हैं. इसमें आप एट द सेम टाइम प्रोबेबिलिटी भी कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम आप स्टैटिस्टिक्स भी कर रहे हैं. सो ये कहना है कि ये प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिक्स है कि यू आर जस्ट यूजिंग एक्चुअली एनालिसिस. लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे अक्सर लोगों के जहन में स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो कैलकुलेशन होती है कि अब मीन कैलकुलेट किया. अब यहाँ पे आप मीन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ये आप मॉडल, यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अनदर मॉडल which is a random variable.
and because you may read some more literature in future, तो एक और टर्म मैं यूज कर रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी रैंडम वेरिएबल, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक फेवरेट वर्ड है रैंडम वेरिएबल। इस दोनों के लिए एक सिंगल टर्म वो यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स वाले, और वो उसको कहते हैं वेरिएट। सो व्हेन दे से वेरिएट, उसमें रैंडम वेरिएबल दोनों वर्ड्स में आ जाते हैं। यू डोंट नीड टू से रैंडम वेरिएट। If there are no questions, we can conclude this, क्योंकि अगला लेक्चर भी मैंने लेने में से थोड़ा सा पहले रेस्ट कर लूंगा।